चैप्टर 10 भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ। भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुई। यद्यपि भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति लगभग आरंभ से ही देशी शासकों और विभिन्न जन समूहों द्वारा नाराजगी और विरोध जताया जा रहा था, तथापि न तो वह एक संगठित विरोध था और न ही वह राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित था। यहाँ तक कि जब ब्रिटिश द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध आबादी के विभिन्न वर्ग एकजुट हुए, तब भी उसमें संपूर्ण देश और उनके सभी लोगों के साथ तादात्म्यता एवं एकरूपता का कोई बोध नहीं था। भारत के लोगों के बीच व्याप्त सभी पारस्परिक मतभेदों के बावजूद ऐसी कोई भावना नहीं थी जो सामूहिक उत्पादनों के सूत्र के रूप में एकजुट कर सकें। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय इस बोध के साथ हुआ कि भारत के लोगों की एक समान राष्ट्रीयता थी और ब्रिटिश शासन का विरोध करने में उनका सामूहिक हित था। राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने का विचार और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एवं संयुक्त सम्मिलित विरोध का प्रस्ताव आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का मूल सिद्धांत था। निश्चित रूप से यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। विद्वजन प्रया भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास, भारत में उपनिवेशी शासक के कारण उत्पन्न हुई नवीन संस्थाओं की स्थापना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन, संसाधनों का अधिकाधिक दोहन इत्यादि कारकों को मानते हैं। अर्थात भारत में राष्ट्रवाद का उदय कुछ उपनिवेशी नीतियों द्वारा एवं कुछ उपनिवेशी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। हालांकि इसमें कुछ संदेह है कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना मुख्यतः देश में ब्रिटिश शासन के कारण विकसित हुई, क्योंकि यह भावना आंशिक रूप से अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकीकरण की नींव रखने और अंशतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की तीव्र प्रक्रिया के रूप में विकसित हुई थी। परंतु इसका कारण 1776 में अमेरिका का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, 1789 की फ्रांस की क्रांति और उसके बाद 1871 में इटली तथा जर्मनी की एकीकरण जैसे विश्व के विभिन्न भागों में घटित होने वाली घटनाओं से प्रबुद्ध भारतीयों का प्रभावित होना था। इससे राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला और आत्मनिर्णय का विचार संभव हो सका। यद्यपि इसमें ब्रिटिश सत्ता की शक्ति का विरोध करना शामिल था। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के लिए उत्तरदायी कारक। 19वीं शताब्दी में भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय विभिन्न कारणों के मिश्रण का एक परिणाम था, जिसमें से सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। भारतीय एवं उपनिवेशी हितों में संघर्ष। भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन को उपनिवेशी शासन का परिणाम माना। उनका विचार था कि देश के विभिन्न वर्ग के लोगों यथा कृषक, शिल्पकार, दस्तकार, मजदूर, बुद्धिजीवी, शिक्षित वर्ग एवं व्यापारियों इत्यादि से संबंधित सभी के हित विदेशी शासन की भेंट चढ़ गए हैं। धीरे धीरे यह महसूस किया जाने लगा कि ब्रिटिश नीतियां यहाँ तक कि जब ये पुरोगामी थी, केवल अंग्रेजों को लाभान्वित करने वाले हितों द्वारा प्रेरित थी, न कि भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के हितों द्वारा। इस प्रकार से अंग्रेजों और भारतीयों के बीच हित संघर्ष था। देशवासियों की इस सोच ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। उनका मानना था कि देश में जब तक विदेशी शासन रहेगा, लोगों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात होता रहेगा। देश का राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में खैबर दर्रे तक था। यद्यपि भारत का अधिकतर क्षेत्र अतीत में एकल शासन मौर्यों के और उसके पास मुगलों के अधीन था, तथा अंग्रेजों ने देश में मौर्यों एवं मुगलों से भी बड़े साम्राज्य की स्थापना की। कुछ भारतीय राज्य सीधे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे, तो अन्य देशी रियासतें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन थी। ब्रिटिश शक्ति ने विभिन्न तरीकों, विशिष्ट रूप से सैन्य शक्ति द्वारा से पूरे भारत को एक झंडे के तले एकत्र कर दिया। एक दक्ष एवं पेशेवर लोक सेवा, सिविल सर्विस, संगठित न्यायपालिका तथा संहिताबद्ध फौजदारी तथा दीवानी कानून, जिन पर दृढ़ता से अमल होता था और जो भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक लागू होते थे, ने भारत की परंपरागत सांस्कृतिक एकता को एक नए प्रकार की राजनैतिक एकता प्रदान की। प्रशासनिक सुविधाओं जैसे सैन्य रक्षा उद्देश्यों,
आर्थिक व्यापन तथा व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन के तीव्र साधनों का विकास किया गया। पक्के मार्गों का निर्माण हुआ जिससे एक स्थान दूसरे से जुड़ गया, परंतु देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा साधन रेल था। 1850 के पश्चात रेल लाइनें बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ। रेलवे ने अन्य कई लाभों के अतिरिक्त देश को अप्रत्यक्ष रूप से एकीकृत करने का प्रयास भी किया। 1850 के उपरांत प्रारंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था तथा बिजली के तारों ने देश को समेकित करने में सहायता की। इस प्रकार आधुनिक संचार साधनों ने भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता की। इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से एकीकरण के इन प्रयासों को दो प्रकार से देखा जा सकता है। एकीकरण से देश के विभिन्न भागों के लोगों के आर्थिक हित आपस में जुड़ गए। जैसे किसी एक भाग में अकाल पड़ने पर इसका प्रभाव दूसरे भाग में खाद्यान्नों के मूल्यों एवं आपूर्ति पर भी होता था। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों, मुख्यतया नेताओं को आपस में राजनीतिक संपर्क स्थापित हो गया। इससे राजनीतिक विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को गति मिली तथा इसके मध्य विभिन्न सार्वजनिक एवं आर्थिक विषयों पर वाद विवाद सरल हो गया। पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में मदद मिली, जिससे भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा प्रदान हुई। जब ट्रेवलियन, मैकाले तथा बैटिन ने देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश किया तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था। यद्यपि पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था, तथापि इसमें नवशिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए। बेंथम, शैली, मिल्टन, स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल, पेन, रूसो तथा वॉल्टेयर जैसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों के अतिवादी और पाश्चात्य विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों में स्वतंत्र राष्ट्रीयता तथा स्वशासन की भावनाएं जगा दी और उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य का विरोधाभास खलने लगा। इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा ने संपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों एवं स्थानों के लोगों के लिए संपर्क भाषा का कार्य किया। इसने सभी भाषियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप मिल सका। अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर नवशिक्षित भारतीयों जैसे वकीलों, डॉक्टरों इत्यादि ने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। उन्होंने वहां एक स्वतंत्र देश में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के विकास की प्रक्रिया देखी तथा वस्तु स्थिति का भारत से तुलनात्मक आकलन किया, जहां नागरिकों के विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र अधिकारों से वंचित रखा गया था। इस नवपाश्चात्य भारतीय शिक्षित वर्ग ने भारत में नए बौद्धिक मध्य वर्ग का विकास किया और कालांतर में इसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की विभिन्न राजनीतिक और अन्य संस्थाओं को इसी मध्य वर्ग से नेतृत्व मिला। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका। समय समय पर उपनिवेशी शासकों द्वारा भारतीय प्रेस पर विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय समाचार पत्र एवं साहित्य की आश्चर्यजनक प्रगति हुई। 1877 में प्रकाशित होने वाले विभिन्न भाषाई एवं हिंदी समाचार पत्रों की संख्या लगभग 169 थी तथा इनकी प्रचार संख्या लगभग 1 लाख तक पहुंच गई थी। भारतीय प्रेस जहां एक ओर उपनिवेशी नीतियों की आलोचना करता था, वहीं दूसरी ओर देशवासियों से आपसी एकता स्थापित करने का आह्वान करता था। प्रेस ने आधुनिक विचारों एवं व्यवस्था यथा स्वशासन, लोकतंत्र, दीवानी अधिकार एवं औद्योगिकरण इत्यादि के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों, जर्नल, पैम्फलेट्स तथा राष्ट्रवादी साहित्य ने देश के विभिन्न प्रांतों के राष्ट्रवादी नेताओं के मध्य विचारों के आदान प्रदान में भी सहायता की। इस प्रकार भारतीय समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद का दर्पण और जनता को शिक्षित करने का माध्यम बन गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी के विभिन्न प्रकार के साहित्य की रचना हुई, इसमें भी राष्ट्रीय जागरण में सहायता मिली। विभिन्न कविताओं, निबंधों, कथाओं, उपन्यासों एवं गीतों ने लोगों में देशभक्त तथा राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत की। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बांग्ला में रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, असमिया में लक्ष्मीनाथ बेजबुआ,
इत्यादि उस काल के प्रख्यात राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, एकता, भाईचारा तथा राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। साहित्यकारों ने इन प्रयासों से आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहन मिला। भारत के अतीत का पुनः अध्ययन। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवासियों को अपने प्राचीन इतिहास का अत्यंत कम ज्ञान था। वे केवल मध्यकालीन या 18वीं सदी के इतिहास से ही थोड़ा बहुत परिचित थे, किंतु तत्कालीन प्रसिद्ध यूरोपीय इतिहासकारों जैसे मैक्स मुलर, मोनियर, विलियम्स, रोथ एवं सैसून तथा विभिन्न राष्ट्रवादी इतिहासकारों जैसे आर.जी. भंडारकर, R.L. मित्रा एवं स्वामी विवेकानंद इत्यादि ने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की पुनर्व्याख्या कर राष्ट्र की एक नई तस्वीर पेश की। इन्होंने अथक परिश्रम पर कला, साहित्य, वास्तुकला, संगीत, दर्शन, विज्ञान तथा गणित इत्यादि के क्षेत्रों में भारतीय उपलब्धियों एवं मानव सभ्यता के विकास में भारत के योगदान को पुनः प्रकाशित किया, जिससे लोगों में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। इससे देशवासियों की यह भ्रांति भी दूर हो गई कि वे सदैव ही विदेशी शासकों की दासता के अधीन जीते रहे हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का विकासात्मक स्वरूप। 19वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इन आंदोलनों ने सामाजिक धार्मिक नवजागरण का कार्यक्रम अपनाया और पूरे देश को प्रभावित किया। आंदोलनकारियों ने व्यक्ति स्वातंत्र्य, सामाजिक एकता तथा राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर जोर दिया और उनके लिए संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों और विभिन्न प्रकार की परंपराओं से उत्पन्न हुई को दूर कर सामाजिक एकता कायम की। समाज सुधार के प्रस्तावों को सरकारी अनुमति प्राप्त करने में होने वाले विलंब ने समाज सुधारकों को यह सोचने पर विवश कर दिया कि जब तक स्वशासन नहीं होगा तब तक सुधार संबंधी विधेयकों को पूर्णतः सरकारी सहमति और सहयोग नहीं मिल सकता। सुधार आंदोलनों ने देशवासियों में साहस जुटाया कि वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करें। ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय समाज सुधारक यूरोपीय संस्कृति को भारतीय संस्कृति से अधिक श्रेष्ठ नहीं समझते थे। उन्होंने भारतीयों पर औपनिवेशिक पाश्चात्य संस्कृति के अधिरोपण का विरोध किया। उदाहरणार्थ ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक आधिकारिक समारोह में भाग लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि आमंत्रण में उन्हें पश्चिमी पोशाक पहनने के लिए कहा गया था। भारतीय समाज सुधारक या तो चाहते थे कि उनकी संस्कृति एवं आधुनिक संस्कृति के रूप में विकसित हो, लेकिन वे आधुनिक को उन सभी पश्चिमी विचारों या बातों से नहीं जोड़ते थे जैसे औपनिवेशिक संस्कृति द्वारा दर्शाई गई थी। 19वीं शताब्दी में भारत में विकसित हुआ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का यह विचार सबसे महत्वपूर्ण था। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। अंग्रेजों की प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रक्रिया से नगरों में मध्यवर्गीय नागरिकों का एक वर्ग उत्पन्न हुआ। इस नवीन वर्ग ने तत्परता से अंग्रेजी भाषा सीख ली, जिससे उसे रोजगार तथा सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों ही प्राप्त होने लगी। यह नवीन वर्ग अपनी शिक्षा, समाज में उच्च स्थान तथा प्रशासक वर्ग के समीप होने के कारण आगे आ गया। यह मध्य वर्ग भारत की नवीन आत्मा बन गया तथा इसने समस्त देश में नई शक्ति का विसंचार किया। इसी वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन को उसके सभी चरणों में नेतृत्व प्रदान किया। समकालीन घटनाओं का विश्वव्यापी प्रभाव। दक्षिण अमेरिका में स्पेन एवं पुर्तगाल के उपनिवेशी शासन की समाप्ति से अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त यूनान एवं इटली के स्वतंत्रता आंदोलनों एवं आयरलैंड की घटनाओं ने भारतीयों को अत्यंत प्रभावित किया। विदेशी शासकों का नस्लीय अहंकार तथा प्रतिक्रियावादी नीतियां। अंग्रेज शासकों ने नस्लीय अहंकार एवं श्रेष्ठता की भावना ने भारतीयों को अत्यंत आहत किया। अंग्रेज अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने खुलेआम शिक्षित भारतीयों को अपमानित किया तथा कई बार उन पर प्रहार किए। अंग्रेज भारतीयों को अनेक अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते थे एवं अंग्रेज का जीवन कई भारतीयों के जीवन से अधिक मूल्यवान समझा जाता था। उच्च एवं महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों को नियुक्ति का अधिकार नहीं था। इन सभी कारणों से त्वचा के गोरेपन एवं प्रजातीय श्रेष्ठता के रंग में डूबे अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में घृणा पैदा हो गई। नस्लीय अहंकार का सबसे घृणित रूप था न्याय में असमानता। अंग्रेज तथा भारतीयों के झगड़ों में दोषी होने पर भी अंग्रेजों को दोष मुक्त करार दिया जाता था तथा निर्दोष होने पर भी भारतीयों को कठोर दंड से प्रताड़ित किया जाता था। लॉर्ड लिटिल की
विभिन्न प्रतिक्रियावादी नीतियों जैसे इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना 1876 में, जब पूरा दक्षिण भारत भयंकर अकाल की चपेट में था, तब भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में तथा शस्त्र अधिनियम 1878 इत्यादि ने देशवासियों के समक्ष सरकार की वास्तविक मंशा उजागर कर दी तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार किया गया। इसके पश्चात इल्बर्ट बिल विवाद 1883 सामने आया। लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल को लेकर भारत में एक विशिष्ट समस्या खड़ी हो गई। लॉर्ड रिपन ने इस प्रस्ताव द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार देना चाहा। इस बात पर संपूर्ण भारत और इंग्लैंड में अंग्रेजों ने संगठित होकर ऐसा तीव्र आंदोलन किया कि इस प्रस्ताव का संशोधन रूप ही कानून बन सका। इसमें काले और गोरे को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, इससे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज रंग के आधार पर भारतीयों की कितनी घृणा करते हैं। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध नफरत पैदा हो गई तथा उनमें संगठित होकर आंदोलन करने की प्रेरणा जागी। राष्ट्रवाद का प्रारंभिक आविर्भाव। राजनीतिक संस्थाएं। जैसे जैसे यह बोध होता गया कि ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य जनता के कष्टों की ओर पर्याप्त ध्यान देने के बजाय भारत में ब्रिटेन के हितों का विस्तार और रक्षा करना था, वैसे वैसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष भी बढ़ने लगा और अखिल भारतीय राष्ट्रवाद के विचार का जन्म हुआ। शिक्षित भारतीयों के साथ साथ अन्य भी विदेशी शासकों द्वारा किए जाने वाले शोषण के प्रति तेजी से जागरूक हो गए। शोषण के विरुद्ध इस जागरूकता को सचेत करने और जनमत तैयार करने में स्वदेशी भाषाओं की पत्र पत्रिकाओं प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के अनुचित कार्यों नीतियों को उजागर करने के लिए लोकगीतों और नाटक के स्थानीय रूपों का प्रयोग भी किया गया। कई राजनीतिक संस्थाओं के आविर्भाव ने भारत में एक नई राजनीतिक चेतना की शुरुआत का संकेत दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन नहीं था। हालांकि 19वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में भारत में अधिकतर जिन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई, उनका नेतृत्व मुख्य रूप से समृद्ध एवं प्रभावशाली वर्ग द्वारा किया गया। इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय या क्षेत्रीय था। उन्होंने विभिन्न याचिकाओं एवं प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश संसद के समक्ष निम्न मांगे रखी: प्रशासनिक सुधार, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा तथा शिक्षा का प्रसार। किंतु देश में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जिन राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ, उनका नेतृत्व मुख्यतः मध्य वर्ग द्वारा किया गया। इस वर्ग के विभिन्न लोगों जैसे वकीलों, डॉक्टरों, पत्रकारों तथा शिक्षकों इत्यादि ने इन राजनीतिक संगठनों को सशक्त नेतृत्व प्रदान किया और इन सभी ने इन संस्थाओं की मांगों को परिपूर्णता एवं प्रासंगिकता प्रदान की। बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं। बंगाल में राजनीतिक आंदोलनों के सबसे पहले प्रवर्तक थे राजा राममोहन राय। वे पाश्चात्य विचारों से प्रभावित व्यक्ति थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम अंग्रेजों का ध्यान भारतीय समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। ऐसा माना जाता है कि 1836 के चार्टर एक्ट की अनेक उदारवादी धाराएं उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम थी, लेकिन बंगाल में सर्वप्रथम राजनीतिक संगठन बनाने का श्रेय उनके सहयोगियों को मिला। जब उन्होंने 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा का गठन किया, इस सभा का मुख्य उद्देश्य मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा को प्रोत्साहित करना था, लेकिन इसने राष्ट्रवाद के पक्ष में जनमत तैयार करने की दिशा में भी कार्य किया। जुलाई 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता था, का गठन किया गया। जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इसने ही सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग अपनाया। इसके सदस्यों में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजकमल सेन और भवानी चरण मित्र जैसे सुप्रसिद्ध व्यक्ति शामिल थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य सरकार के समक्ष निवेदन प्रस्तुत करने के माध्यम से जमींदारों के हितों का संवर्धन करना था। इसके एजेंट में न्यायपालिका, पुलिस तथा राजस्व विभाग के सुधार हेतु मांग करना भी शामिल था। 1843 में एक अन्य राजनीतिक सभा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई, जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। सोसाइटी ब्रिटिश शासन के प्रभाव से समाज के सभी वर्गों के लोगों की कठिनाइयों एवं दुखों पर विचार कर उनके समाधान ढूंढने का प्रयत्न करती थी। 1851 में जमींदारी एसोसिएशन तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का आपस में विलय हो गया।
तथा एक नई संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों के सम्मेलन से गठित इस संस्था के सदस्यों के बीच एक नया बुद्धिजीवी वर्ग भी था। कई विद्वानों का मानना है कि यह पहला ऐसा सार्वजनिक संगठन था जिसने राजनीतिक आंदोलन के लिए जनता को संगठित किया। इसने ब्रिटेन की संसद को एक प्रार्थना पत्र भेजकर अपील की कि उनके कुछ सुझावों को कंपनी के नए चार्टर में सम्मिलित किया जाए, जैसे लोकप्रिय उद्देश्यों वाली पृथक विधायिका की स्थापना, कार्यपालिका को न्यायिक कृत्यों से अलग करना, उच्च वर्ग के नौकरशाहों के वेतन में कमी और नमक कर, आबकारी कर एवं डाक शुल्कों की समाप्ति। जब 1853 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया, तब एसोसिएशन के इन सुझावों को आंशिक सफलता मिली। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इसका उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन को अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जनमत तैयार करना था। कालांतर में भारत के विभिन्न भागों में इनकी शाखाएं खोली गईं। बॉम्बे में राजनीतिक संस्थाएं। बॉम्बे में सर्वप्रथम राजनीतिक संस्था बॉम्बे एसोसिएशन थी, जिसका गठन 26 अगस्त 1852 को कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की तर्ज पर किया गया था। इसका उद्देश्य भेदभावपूर्ण सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना तथा विभिन्न बुराइयों को दूर करने हेतु सरकार को ज्ञापन देना था। 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने पुनः सार्वजनिक सभा बनाई, जिसका उद्देश्य सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करना था। इस सभा ने राजनीतिक चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इसकी मांगों में से एक संसद में भारतीय प्रतिनिधित्व था। उसने सार्वजनिक रूप से 1878 में पारित किए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध अपना विरोध व्यक्त किया तथा सभा कृषि विवादों को निपटाने में भी शामिल थी। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई गई, जिसका श्रेय सैयद बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता एवं केटी तेलंग को जाता है। मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं। कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा के रूप में पहले मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गजुलू लक्ष्मी नारासू चेट्टी ने 1852 में गठन किया, किंतु यह ज्यादा प्रभावी न हो सकी। मई 1884 में एम वीरा राघवाचारी, वी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चालू ने मद्रास महाजन सभा का गठन किया। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। इन संस्थाओं ने उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु कार्य किया जिनका सामना स्थानीय जनता कर रही थी। अग्रणी राष्ट्रीय संगठन। उपर्युक्त उल्लेखित संगठन क्षेत्रीय या प्रांतीय स्वरूप के थे, हालांकि निम्न संगठनों को राष्ट्रीय माना गया है। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग, कुछ विद्वजनों द्वारा उन्हें इंडियन लीग भी कहा गया, की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। लीग लोगों को शामिल कर अपना आधार व्यापक करना चाहती थी, हालांकि इंडिया लीग को अत्यधिक सक्रिय इंडियन एसोसिएशन ने पछाड़ दिया। इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ और इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी अधिक जाना जाता है, ने ले लिया। इसकी स्थापना 1876 में हुई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस इसके प्रमुख नेता थे। ये दोनों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की संकीर्ण एवं जमींदार समर्थक नीतियों के विरुद्ध थे। इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसके प्रमुख उद्देश्य में शामिल थे तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सशक्त जनमत तैयार करना तथा एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम हेतु भारतवासियों में एकता की स्थापना करना। इसने 1877 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने का विरोध किया। एसोसिएशन ने इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ परीक्षा कराने और उच्च प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण करने की मांग की। इसने दमनकारी आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाया। एसोसिएशन की शाखाएं बंगाल के अनेक स्थानों तथा बंगाल से बाहर भी कई स्थानों पर खोली गईं। एसोसिएशन ने निम्न आय वर्ग के लोगों को आकृष्ट करने के लिए सदस्यता शुल्क काफी कम रखा।
इंडियन एसोसिएशन, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, का लक्ष्य भारत में ब्रिटिश सरकार के कार्यों के विरुद्ध संपूर्ण देश के लोगों को एक साथ लाना था। इस प्रकार यह राष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणी संगठन, यदि हम अल्पकालिक इंडिया या इंडियन लीग को छोड़ दें, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अग्रदूत संगठन था। एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 में कलकत्ता में पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया। इसमें देश के विभिन्न भागों में 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रकार एसोसिएशन अखिल भारतीय तर्कवादी संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत थी। बाद में 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। कांग्रेस के पहले चलाए गए अभियान। भारतीय राष्ट्रीय परिदृश्य पर अखिल भारतीय कांग्रेस के अभ्युदय से पूर्व इन राजनीतिक संस्थाओं ने अनेक आंदोलन या अभियान चलाए, जो इस प्रकार हैं। 1875 में कपास पर आयात शुल्क आरोपित करने के विरोध में, सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण हेतु 1878 से 1989 तक लॉर्ड लिटिल की अफगान नीति के विरोध में, शस्त्र अधिनियम 1878 के विरोध में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के विरोध में, स्वयंसेवक सेना में प्रवेश के अधिकार के समर्थन में, प्लांटेशन लेबर एवं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के विरोध में, इल्बर्ट बिल के समर्थन में, राजनीतिक प्रदर्शनों हेतु अखिल भारतीय कोष की स्थापना के समर्थन में, ब्रिटेन में भारत का समर्थन करने वाले दल के लिए मतों हेतु, तथा भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु कम करने के संबंध में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय प्रदर्शन किया। इसे भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।